हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, बिहेवियर ऑफ गैसेज, यानी कि गैसों का व्यवहार। इसमें कुल क्वेश्चन करवाया जाएगा 48 क्वेश्चन, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे। और इसमें लगभग जो क्वेश्चन है वो आपका पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ऐसा नहीं कि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है तो अदर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और आएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो इसमें से कहा रहा है कि पहला क्वेश्चन कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे को क्या कहते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परम शून्य तापमान। उसे क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, परम शून्य तापमान कितना होता है? तो परम शून्य तापमान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहता है? परम शून्य तापमान कहा जाता है। देखिए, -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, किसी गैस का आयतन क्या होता है? शून्य हो जाता है, ठीक ना। और गैसों के अणुओं की जो गति होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाता है। और आयतन भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक ना। यही चीज़ आपको, ये तो सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, यदि यही चीज़ केल्विन में रहे तो कितना हो जाए? केल्विन हो जाएगा 0 केल्विन, समझे। तो किसी गैस का आयतन जो शून्य हो जाता है, कितना? 0 केल्विन पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। 0 केल्विन ही क्या होता है यहाँ पे कि -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 0 केल्विन, केल्विन में कहे तो 0 केल्विन, सेल्सियस में कहे तो -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? किसी गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, ठीक ना। और इसी तापमान को क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, किसी गैस का टेम्परेचर जो होता है, बढ़ाने का बहुत ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन घटाने की सीमा है। आप -273 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे नहीं कर सकते हैं। और -273 डिग्री सेल्सियस ही क्या कहलाता है? परम शून्य तापमान कहलाता है। और परम शून्य तापमान पर क्या होता है? किसी गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य होता है। गैस का आयतन भी शून्य हो जाता है और गैस के अणु का गति भी क्या होता है? शून्य हो जाता है, ठीक ना। तो मैं एक बार फिर देना चाहता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम शून्य तापमान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉयल्स के नियम के अनुसार क्या होगा। देखिए, बॉयल्स का नियम क्या होता है? बॉयल्स के नियम में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप लोग याद रखिए, BT, बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब हो गया बॉयल्स लॉ, ठीक ना। टी पर क्या हो गया? टेम्परेचर, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बाकी आपके पास क्या बचा? पी और भी बचा। और पी और भी जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। पी और भी क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी पी समानुपाती क्या होता है? 1/v होता है, उल्टा होता है। समझ बात को। तो बॉयल्स लॉ आप लोग याद रखिएगा। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और बाकी जो प्रेशर और जो वॉल्यूम बचा एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक ना। बॉयल और बोसो व्युत्क्रमानुपाती, क्या व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए, भी को इधर हम ला लेंगे तो क्या हो जाएगा? पी भी हो जाएगा। पी भी समानुपाती क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ दिया? ऑप्शन बी में दिया है कि पी भी बराबर स्थिरांक दिया है। क्या दिया यहाँ पे? पी भी बराबर स्थिरांक, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नियत तापमान पर दिए गए गैस का द्रव्यमान दाब और आयतन के गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पी भी स्थिरांक रहता है, ठीक ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27 डिग्री सेल्सियस पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब तक गर्म किया जाता है जब तक इस गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए, तो गैस का अंतिम तापमान क्या होगा। देखिए, इसका जो सवाल बनाने का जो तरीका होता है, इसमें आप लोग याद रखें क्या होता है? P1, ठीक है ना। P1 V1/T1 बराबर क्या होता है? P2
P2V2/T2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या सवाल नियत दाब कर रहा है, जब नियत दाब कह रहा था तो यहाँ पे P1 P2 खत्म हो जाएगा, दाब से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे V1 आपको दिया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कह रहे हैं यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए ये सवाल को बनाने में क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर इसमें केल्विन में लिया जाता है, यदि सेल्सियस में टेम्परेचर सवाल में दिया हो तो इसको क्या करना है, केल्विन में चेंजिंग कर लीजिए। तो 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको यदि हम केल्विन में चेंजिंग करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 300 केल्विन हो जाएगा। तो T1 का मतलब कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ का अंतिम तापमान T2 निकालना है यहाँ पे, ठीक ना। T2 क्या करना है यहाँ पे, निकालना है, ठीक ना। T1 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन रख दीजिएगा, T2 निकालना है। और सवाल यहाँ कहता है कि जब तक इस गैस का आयतन दोगुना नहीं हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे यदि यहाँ V1 का वैल्यू यदि भी मानते हैं तो यहाँ पे V2 के बदले में क्या मानना पड़ेगा, 2 भी मानना, क्या मानना पड़ेगा, 2 भी मानना पड़ेगा। क्योंकि कहता है कि जब तक उस गैस का आयतन पहले के आयतन से दोगुना ना हो जाए। तो V1 का जब भी रहेगा तो कितना, V2 कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप रख दीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। और जितना आएगा यहाँ पे T2 जो आएगा, देखिए इसमें टेम्परेचर केल्विन में रखे थे इसलिए T2 जो आएगा वो केल्विन में ही आएगा, ठीक ना। जितना आएगा केल्विन में उसमें क्या करना, 273 को आप घटा दीजिएगा, कितना कीजिएगा, उसको 273 को घटा दीजिएगा, वो किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। आप लोग याद रखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंजिंग करना है तो 273 जोड़ना पड़ता है। वही केल्विन से यदि डिग्री सेल्सियस में जाना है तो उसमें 273 क्या करना पड़ना, घटाना पड़ता है, ठीक है। T2 जितना आएगा उसमें 273 घटा दीजिए, वो किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। समझ गए बात को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी और एनआरटी किस गैस के लिए सही समीकरण से लागू होता है। तो ये पीवी और एनआरटी जो होता है यहाँ पे आदर्श गैस के लिए लागू होता है, आप लोग याद रखिएगा। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी और एनआरटी किस लिए लागू होता है, आदर्श गैस के लिए ये लागू होता है, ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए, ठीक है ना। तो फिर वही जो इसके पहले क्वेश्चन हो चुका है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कौन से नियम गैसों से संबंधित नहीं है। देखिए गैस से कई नियम संबंधित हैं। एक है बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और तीसरा क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है। ये जूल का जो नियम दिया है यहाँ पे ये नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जूल का नियम जो है ये गैस के नियम से संबंधित नहीं है, ठीक ना। चलिए एक चीज़ यहाँ बताना चाहती है, बॉयल्स लॉ आप लोग मैं बताना जाना चाहता हूँ कि बॉयल्स लॉ क्या रहता है। बीटी आप लोग याद रखिए, BT CP और GB याद रखिए, ठीक ना। तो B4 क्या होगा, बॉयल्स हो गया, B4 क्या बॉयल्स, T4 क्या टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। C4 क्या हो गया, चार्ल्स। P4 क्या होगा, प्रेशर, ठीक। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। G4 क्या होगा, गैल्यूसेक। V4 क्या होगा, वॉल्यूम। गैल्यूसेक लॉ में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप लोग पूछा जाता है कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर रहता है। गैल्यूसेक लॉ में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप लोग याद रखिए BT CP और GB। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, देखते क्या है। निम्न से कौन सा विसरित नहीं होगा। तो विसरण जो होगा, अगरबत्ती का धुआं तो विसरित होगा, धुआं भी होगा, इत्र का वाष्प भी विसरित होगा। बस मेथी पाउडर जो होता है ये वाष्प विसरित नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। विसरण के बारे में लिखने से क्या सही नहीं है, ठीक है। गैस के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। गैस के विसरण के दर होते हैं क्या, वो आयतन पर निर्भर करती हैं। तो यही गलती हो जाएगा, आयतन पर निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन क्या, विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। हाँ ये बात सही है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करती है। गैस के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है।
विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ बोलते सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा, बाकी सभी सही हैं। ठीक ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। गैसों का कौन सा गुण सुवाह्य नहीं है, तो संविडता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविडता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण में लागू होता है। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो लागू होता है कार्बन और हाइड्रोजन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, कार्बन और हाइड्रोजन पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती किसके होते हैं। गैस की मात्रा जो उल्टा होता है किसके उल्टा होता है, तो वो होता है गैस की मात्रा जो उल्टा होता है वो दाब के उल्टा होता है। किसका होता है, ये दाब का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिमाण यानी वॉल्यूम प्राप्त करते आणविक भार क्या होगा। तो इसका आणविक भार क्या होगा, तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूला होता है वेट बटे मोलिकुलर वेट, क्या होता है, फार्मूला होता है वेट बटे मोलिकुलर वेट होता है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है पीवी बटे आरटी। क्या होता है, पीवी बटे आरटी होता है। ठीक ना, इस पे बैठा दीजिएगा वेट बटे मोलिकुलर वेट, भार बटे अनुभार, और क्या पीवी बटे आरटी। ठीक ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेट कितना है, आपका सवाल में वेट दिया है कितना दिया, 4 ग्राम दिया है। कितना यहाँ पे वेट जो दिया आपके पास 4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक ना, मोलिकुलर वेट की बात करते हैं तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट जो हो जाएगा यहाँ पे निकालना क्या है, मोलिकुलर वेट निकालना है, मोलिकुलर वेट क्या करना है यहाँ पे निकालना है। और पी आपको दिया हुआ है, पी कितना दिया है, पी जो दिया है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 2 यहाँ पे, और गुना भी कितना है, तो भी आपके पास जो है ये भी आपको दिया है कितना, भी दिया है आपके पास भी दिया 5.6, भी कितना दिया है 5.6, यहाँ पे 5.6 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक ना, बटे और आर का मान जो होता है 0.82 होता है, आर का मान कितना होता है 0.82 होता है। ठीक ना, और गुना टी कितना पे 54.6 केल्विन, यहाँ तो केल्विन दिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 54.6 केल्विन से गुना कर दीजिएगा, इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा आप लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आणविक भार जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाइड्रोजन ऑक्सीजन की विसरण दर का अनुपात कितना होता है। तो हाइड्रोजन और विसरण दर का अनुपात यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हाइड्रोजन विसरण दर का अनुपात कितना होगा, तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे H2 और यहाँ पे O2, इसका क्या निकलना है, विसरण दर निकालना है। तो देखिए विसरण दर जो होता है वो मोलिकुलर वेट यानी कि अनुभार के वर्गमूल के उल्टा होता है, वर्गमूल का क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए 2 गैस है, तो किसी भी गैस का जो अनुभार होता है उसके नहीं सॉरी किसी गैस का जो गैस की जो गति का नहीं विसरण दर जो होता है, विसरण दर जो होता है उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ जस्ट उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन में लिखना तो इधर लिख देंगे, हाइड्रोजन किधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे, और ऑक्सीजन का लिखना होगा तो क्या वर्गमूल का उल्टा होता है ना, वर्गमूल लगा दिया उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन इधर लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन अनुभार जो होता है 2 होता है, क्यों हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितना है 2 है, तो 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। ठीक ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु 16 दूनी कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया यहाँ पे, समझे बात को, 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना 2 16 ने 32, यहाँ पे ये 4:1 हो जाएगा, कितना हो जाए यहाँ पे 4:1 हो जाएगा, इसका सही आंसर। ठीक ना,
तो यहाँ पे चार अनुपात एक हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कह रहा है, यहाँ पर 4:1 होगा इसका आंसर, ठीक ना। इसका कितना होगा? 4:1 होगा। ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, इसका सही आंसर 4:1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑक्सीजन गैस का जितना गति है ना, उससे 4 गुना गति से गतिशील कौन होगा? हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक ना। तो आप लोग याद रखें 4:1 ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दोगुना करने में इसका दाब क्या हो जाएगा? देखिए, स्थिर ताप आपको पता है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक ना। बीटी बॉयल्स लॉ क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, स्थिर ताप रहता है। तो बीटी कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम का क्या होता है? उल्टा होता है। वॉल्यूम का क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक ना। देखिए, आयतन को दुगुना करेंगे तो दाब कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, कि उल्टा है ना। देखिए, आयतन को यहाँ पे दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दाब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, दाब घटेगा, उल्टा होता है, ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन वही कि आयतन दुगुना करने से दाब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहते हैं। हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है, तो एक्स का अनुभार कितना होगा? देखिए, तो यहाँ कहता है हाइड्रोजन के विसरण दर को कैसे दिखाया जाता है? विसरण दर को जो दिखाया कैसे दिखाते हैं? आर से। और आर एच का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन के विसरण दर बटे, और एक दूसरी गैस क्या? एक्स, उसका विसरण दर निकालना एक्स का। ये क्या होता है? जस्ट वर्गमूल का उल्टा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आर एच वाला जो लिखना है हाइड्रोजन का जो तो अनुभार कहाँ पर लिखना है? नीचे लिखना है पे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देते एम और यहाँ पे एच, हाइड्रोजन का अनुभार। और ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो दूसरी गैस एक्स है उसका अनुभार। क्योंकि उल्टा होता है, क्योंकि विसरण दर जो होता है किसी गैस के अनुभार के वर्गमूल का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पे उल्टा कर दिए, वर्गमूल कर दिया, उल्टा कर दिए। आर एच यहाँ पे है तो यहाँ पे एम एच लिख दिए, नीचे में आर एच है तो ऊपर में एम एच लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सवाल में कहता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का जो विसरण दर है दूसरी गैस एक से क्या है? 5 गुनी है। जब 5 गुनी है तो इसके बदले में क्या लिखेगा? इसके बदले में तो 5 हमको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब बराबर यहाँ पे एक्स का तो अनुभार निकालना है, एक्स का क्या करना है? यहाँ पे निकालना है यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन अनुभार कितना होता है? हाइड्रोजन अनुभार 2 होता है, ठीक ना। देखिए, वर्गमूल को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 पर कितना हो गया? एम एक्स बटे कितना हो गया? 2 हो गया। 2 को उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी एक्स का अनुभार कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्न से सही गैस समीकरण चुनिए। तो गैस समीकरण क्या होता है? गैस समीकरण P1 V1 बटे T1 बटे क्या होता है? P2 V2 बटे T2 होता है। एक नंबर सही हो जाएगा। P1 V1 बटे T1 बटे क्या होता है? P2 V2 बटे T2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न किस गैस का मिश्रण पर किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब नियम लागू नहीं होता है? तो यहाँ कहते हैं कौन सा गैस है जिसपे क्या होता है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इस पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है तो इस पर आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है, ठीक ना। क्योंकि जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या आपस में क्रिया करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। इसी वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन पे क्या होता है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। CO2 और SO2 गैस के विसरण गति का अनुपात कितना होगा?
देखिए सबसे पहले क्या करता है कि जो विषम गति होता है वो अनुभार के वर्गमूल के उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं अनुभार को। जैसे CO2 का अनुभार के जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जो कि ऑक्सीजन के कितना पर 2 पर तो 16 में कितना 32, 32 और 12 कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है ना, आप लोग याद रखिए CO2 का अनुभार कितना निकला 44 निकला। चलिए SO2 को निकाल के देखते हैं। तो SO2 का निकालेंगे यहाँ पे, तो SO2 का कितना निकल जाएगा, SO2 को जो निकल जाएगा यहाँ पे सल्फर के कितना 16 होता है, प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, अब गुना 2 परमाणु है तो 2 से गुना, तो 16 में 32 है। सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे SO2 का जो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है, अब प्लस यहाँ पे 16 गुना 2, 16 कितना 32, 32 32 कितना हो गया 64 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 64 हो गया। और CO2 को पहले क्या निकाले थे, CO2 को जो निकाले थे कितना 44 निकाले थे, याद रखिए CO2 को 44 था, SO2 को कितना निकला 64 निकला। तो यहाँ पे कहा रहे यहाँ पे किसका निकालना CO2 और किसका निकालना SO2, इसका विषम दर का अनुपात निकलना है। तो आपको पता है वर्गमूल का उल्टा होता है ना, तो CO2 वाला के इधर लिखना पड़ेगा, CO2 किधर लिखना पड़ेगा इधर, और SO2 वाला का इधर लिखना पड़ेगा, और बीच में अनुपात हो गया। तो CO2 के कितना आया था 44 आया था, 44 से मैंने यहाँ पर लिख दिया, और SO2 के कितना आया था 64 आया था। ठीक ना, देखिए ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये जो आ जाएगा यहाँ पे 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, बट 44 का वर्गमूल तो नहीं होता है यहाँ पे। ठीक ना, तो ये जो आ जाएगा आंसर जिसका आ जाएगा यहाँ पे, तो 44 को तो नहीं होता, लेकिन 11 गुना 4 तो लिख सकते हैं यहाँ पे। 44 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 44 को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 44 को लिख सकते हैं कितना 11 गुना 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और 11 का पूरा पूरा तो होता नहीं है, तो 2 रूट कितना लिख देंगे 11, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक कितना हो गया 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे √11 हो जाएगा आंसर, 4 अनुपात √11 हो जाएगा। तो ऐसा आंसर किस में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, आदर्श गैस समीकरण PV में R का मान निर्भर किस पे करता है। तो आदर्श गैस समीकरण जो होता है PV और NRT, इसमें R का मान निर्भर किस पे करता है, R का मान जो निर्भर करता है वो किस पे, गैस के दाब और आयतन पर निर्भर करता है, गैस और ताप के आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किसी गैस के विषम के दर निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है। किसी गैस के विषम के दर जो निर्भर करती हैं वो अनुभार पर निर्भर करती हैं, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं विषम दर जो निर्भर करती है किस पे, विषम दर जो होती है अनुभार के वर्गमूल के उल्टा होता है, तो निर्भर किस पे करता है, अनुभार पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गैसों के विषम गति का अनुपात 2:3 है, गैसों अनुभार में अनुपात क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर कहता है दो गैसों विषम गति का अनुपात कितना 2:3 है, कितना यहाँ पे 2:3 है, तो गैसों के अनुभार में अनुपात कितना होगा। ठीक ना, तो अनुभार यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ ऐसे लिखा था M2 के यहाँ पे M1 लिखा है यहाँ पे। ठीक ना, तो उल्टा होते यहाँ पे, यदि वर्गमूल को इधर करेंगे 4/9 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल को इधर करेंगे जिसको वर्ग हो जाएगा पे 2/3 पे वर्ग हो जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9। ठीक है, बराबर कितना पे M2 बटे कितना हो जाएगा पे M1 हो जाएगा। इधर पलटेंगे M1/M2 करेंगे तो 9/4 होगा, कितना होगा 9/4 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो 9/4 हो जाएगा। यहाँ पे दिया M2/M1 दिया है ना, यहाँ पे हमको निकालना कि M1/M2 यहाँ पे, इसलिए M1/M2 करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों के कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों का आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये किसका नियम है, ये डाल्टन का नियम है। किसका नियम है, ये डाल्टन का नियम है, ऑप्शन याद रखिएगा। किसी गैस के विषम की गति जो होती है वो अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विषम गति जो होता है अनुभार के वर्गमूल के उल्टा होता है। NH3 का 30 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडलीय दाब पर घनत्व कितना होगा, घनत्व कितना होगा। तो ये जो सवाल बनेगा यहाँ पे कहा है क्या निकालने, घनत्व निकालने के लिए, तो घनत्व निकालने कह रहा है, तो ये सवाल
जो बनना चाहिए यहाँ पे कि किस आप लोग एक फार्मूला आप लोग याद रखिए। एक फार्मूला होता है कि डी बराबर होता है, देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है पी एम बटे क्या होता है आर टी होता है। डी क्या होता है यहाँ पे, डी होता है यहाँ पे घनत्व, पी क्या होता है प्रेशर, एम क्या मोलिकुलर वेट है, और यहाँ पे आर क्या है गैस समीकरण है, ठीक ना, और टी क्या है टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी, आपको यहाँ पर पी जो दिया है 2 दिया है, पी कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। और मोलिकुलर वेट अनुभार, तो अनुभार NH3 का कितना हो जाएगा, NH3 का जो अनुभार हो जाएगा यहाँ पे, जैसा आप लोग पता है एन का मान कितना, एन का कितना 14 होता है, हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, तो हाइड्रोजन 3 पर 1 गुना 3 हो जाएगा, ये कितना 17 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे NH3 का अनुभार कितना हो गया 17 हो गया, तो गुना हम 17 से कर देंगे यहाँ पे, बटे आर का मान जो आता है वो आर का मान आता है 0.0821, 0.0821, अब गुना कितना यहाँ पे, अब फिर कहता है टी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर आपको दिया है कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसमें तो हमेशा केल्विन में रखते हैं, तो 30 डिग्री सेल्सियस को जोड़ देंगे तो 273 में 303 आ जाएगा, तो 303 से क्या कीजिए यहाँ पे गुना कर दीजिए और इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1 आ जाएगा 37 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, कितना 1.37 ग्राम पर लीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। मीथेन से भरे एक गुब्बारे को नुकीली बिंदु वाले सुई से छेद कर उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के ताल में डुबा दिया जाता है, तो कुछ समय पश्चात गुब्बारा क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, गुब्बारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पता है कि देखिए हाइड्रोजन का जो अनुभार होता है मीथेन का अपेक्षा कम होता है, समझ बात को, हाइड्रोजन का जो अनुभार होता है मीथेन का अपेक्षा मीथेन के अनुभार से कम होता है, तो अनुभार जिसका कम होता है उसका विसरण दर क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन का विसरण दर जो क्या होगा मीथेन का अपेक्षा अधिक होगा, ठीक ना, इसी वजह से गुब्बारे का आकार क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, गुब्बारे का आकार क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी गैस के 10 ग्राम को वायुमंडलीय दाब P पर 273 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया जाता है, इसका दाब क्या हो जाएगा। देखिए तो सवाल में कहता है 10 ग्राम वायुमंडलीय दाब पर, तो 10 ग्राम वायुमंडलीय दाब है यहाँ पे, और इस सवाल में कहा क्या रहा है यहाँ पे, इस सवाल में कहा रहा है 10 ग्राम को वायुमंडलीय दाब P पर 273 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया तो इसका दाब क्या हो जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखें P1 बटे क्या यहाँ पे P1 बटे T1 बराबर कितना यहाँ पे P2 बटे T2, ठीक ना। यहाँ पे तो 10 वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय दाब किस में P पर, वायुमंडलीय दाब कितना है P है, और यहाँ क्या बोलता है कितना 273 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए इस सवाल में जब भी रहता है टेम्परेचर किस में केल्विन में रहता है, तो 273 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 को 273 जोड़ देंगे तब केल्विन होगा ना, तो 273 और 273 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 546 है, कितना हो जाएगा 546 है, ठीक ना, बराबर दाब हो जाएगा P2 निकालना है, और कितना पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन चेंजिंग करें 273 जोड़ देंगे, तो 0 में 273 जोड़ेंगे तो क्या केल्विन निकल जाएगा, तो 273 ही होगा, तो 273 बटे करें, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा P/2 हो जाएगा, क्यों 273 इधर करेंगे ऊपर चला जाएगा और ये कट के हो जाएगा P/2 हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा P/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी गैस का 17 डिग्री सेल्सियस तथा 700 mm दाब पर आयतन 800 घन सेमी है, तो समान दाब तथा ताप पर गैस का आयतन क्या होगा।
देखिए सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं सामान्य दाब तथा ताप पर बोलता है यहाँ पे। तो सामान्य दाब जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे सामान्य दाब पे सिर्फ चर्चा किया, दिया नहीं कितना होता है, लेकिन आप लोग याद करना पड़ेगा। सामान्य दाब जो होता है 760 mm होता है, ठीक ना। सामान्य दाब कितना होता है 760 mm होता है, ठीक ना। और सामान्य ताप जो होता है 273 केल्विन होता है। कितना होता है 273 केल्विन होता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिए सामान्य ताप कितना होता है 760 mm होता है, और सामान्य ताप जो होता है 273 केल्विन होता है। देखिए तो इस सवाल में क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ सवाल में कहते हैं 17 डिग्री सेल्सियस 760 में ताप आयतन इतना है। देखिए एक फार्मूला क्या होता है P1V1/T1 बराबर होता है P2V2/T2 होता है, ठीक ना। देखिए P1 कितना दिया यहाँ पे, P1 दिया 740, कितना दिया 740 गुना V1 कितना यहाँ पे 800 घन सेमी है, ठीक ना। आप फिर यहाँ पे T1 कितना 17 डिग्री सेल्सियस करता है। 17 डिग्री सेल्सियस को केल्विन चेंज ही करना पड़ेगा। 273 में एकदम 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 273 में यहाँ पे 17 एकदम जोड़ देते हैं तो 273 + 17 कितना हो जाएगा, 273 + 17 जो हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा ठीक ना। 273 17 90 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 290 हो जाएगा, ठीक ना। बराबर में क्या है यहाँ पे, बराबर में P2 है। तो P2 कितना है, किसे बोलता है समान दाब पे बोलता है। समान दाब कितना होता है 760 होता है, कितना 760 है, ठीक ना। और इसमें निकालना क्या था यहाँ पे V2 तो निकालना है यहाँ पे। और बट्टे में क्या लिखना है यहाँ पे, बट्टे में आपको लिखना है यहाँ पे T2। तो कितना सामान्य ताप है, सामान्य ताप कितना 273 केल्विन होता है, कितना होता है 273। इस तरह से V2 को आप निकाल सकते हैं। तो V2 को निकालिएगा तो आपका आंसर क्या 733.3 सेमी क्यूब हो जाएगा। आप इस लोग इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान पात्रों में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भरी हैं जिसके दाब क्रमशः 345 mm एवं 655 mm है। स्थिर ताप पर इन दोनों पात्रों को जोड़ने पर मिश्रण का दाब कितना होगा। तो स्थिर ताप पे पूछ रहा है दोनों पात्रों को जोड़ने पर मिश्रण का दाब। तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए 345, यहाँ पे 345 प्लस कितना किसको जोड़ना है 655 को। 345 + 655 इन दोनों को जोड़ के 200 भगा दे दीजिए, ठीक ना। ये आपका कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 500 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या कहता है, दो गैसीय यौगिक ए और बी के अपेक्षिक द्रव्यमान क्रमशः 2 और 32 है। समान दशाओं में एक मिश्रण बी की अपेक्षा कितनी होगी। तो यहाँ पर कहता है दो गैसीय यौगिक ए और बी का अपेक्षित द्रव्यमान कितना है। अपेक्षित द्रव्यमान है 2 और 32। तो समान दशाओं में एक मिश्रण बी की अपेक्षा कितनी हो जाएगा। समान दशाओं में एक जो मिश्रण हो जाएगा यहाँ पे, ये तो होना चाहिए कितना, इसका आंसर 16 दूनी 32 है। तो 32 तो इधर आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। इसका क्या उल्टा करना पड़ेगा, 32 इधर आ जाएगा यहाँ पे और 2 इधर आ जाएगा यहाँ पे, और वर्गमूल यहाँ कर दिए। तो ये हो जाएगा कितना 16:1 हो जाएगा। और 16 के कितना 4 होता है, 4:1 यहाँ। तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। ए का मिश्रण बी का अपेक्षा कितना गुना है 4 गुना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। 700 mm ताप पर किसी गैस का आयतन 200 mm है, किस ताप पर इसका आयतन 400 ml हो जाए यदि ताप स्थिर हो। ये ताप क्या हो स्थिर हो। तो ताप स्थिर किस में रहता है बॉयल्स लॉ में। तो ताप जब स्थिर है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे P1/V1 बराबर बन जाएगा यहाँ पे P2/V2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो P1 कितना दिया यहाँ पे 700 दिया है यहाँ पे, आयतन कितना दिया है 200 दिया है, ठीक ना। P2 कितना दिया है, P2 आपको तो यहाँ पे निकालना है, और आयतन कितना 400 दिया है यहाँ पे, P2 आपको निकालना है ना। अब V2 कितना पे 400 दिया है। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा।
इसको सोल्यूशन के लिए कितना हो जाए 1400 mm हो जाएगा। कितना हो जाए पे, क्योंकि यहाँ पे 200 से कट जाएगा 400 दो बार, दो उधर चले 700 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिए 1400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस 4 पाउंडली दाब है। 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में कितना होगा। ठीक ना, देखिए क्या कहता है। 27 डिग्री सेल्सियस 4 पाउंडली दाब है यहाँ पे। तो यहाँ पे आयतन का चर्चा नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना P1/T1 और क्या लिखेंगे P2/T2 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए गैस का 27 डिग्री सेल्सियस में कितना 4 बाउंडली दाब है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे P1 हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंजिंग करें। 27 में यदि 273 जोड़ देंगे तब केल्विन आ जाएगा, और 27 में 273 जोड़ेंगे कितना होगा 300 होगा यहाँ पे। ठीक ना, बोलते 54 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा बाउंड्री दाब, तो P2 निकालना है यहाँ पे। और कितना 54 डिग्री सेल्सियस पे, तो 54 और यहाँ क्या करना है 54 और यहाँ पे जोड़ देना किसको 273। 54 और 273 जितना होगा जोड़ दीजिएगा और उससे सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 273 में यहाँ पे 54 जोड़ देंगे तो कितना हो यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 12 और ये 327 कितना हो जाएगा यहाँ पे 327 हो जाएगा 327। इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक ना, आंसर कितना हो जाएगा 4.36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। किस, देखिए पहले बता चुके हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। देखिए सेल्सियस में कहेगा तो -273 डिग्री सेल्सियस, वही चीज़ आपको कहेगा केल्विन में कितना होगा, तो 0 केल्विन पे क्या होता है किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। और किसी गैस का आयतन शून्य होने पे क्या होता है, गैस का जो आणविक गति होता है वो भी क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। ठीक ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। O2:2 की विषम गति का अनुपात कितना होता है। देखिए आपको पता, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। ठीक है ना, O2 के मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना होता है, ऑप्शन का कितना होता है 16 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक ना, आप निकालते हैं SO2 को निकालते हैं, तो SO2 को यदि हम यहाँ निकालेंगे तो सल्फर के कितना होता है 32 होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के कितना होता है 16 होता है। इसका चूँकि ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो दोनों 2 कर दिए, ये 16 32 + 32 कितना हो गया 64। इसको कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक ना, यहाँ सवाल में कहता है, यहाँ पे क्या कहता है, कह रहे हैं ऑक्सीजन और O2 और किसका बोलता है SO2 के क्या निकालना है विषम गति। तो विषम गति जस्ट उल्टा होता है, मॉलिक्यूलर वेट के वर्गमूल का क्या होता है उल्टा होता है। तो O2 वाला लिखना है, O2 को लिखना है तो इधर लिख देंगे। ठीक ना, तो O2 के कितना अभी निकाले थे, देखिए O2 के कितना निकाले थे, O2 के निकाले थे ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 32 होता है, ये कितना यहाँ पे 32 है। और SO2 को निकालना है तो इधर लिखना पड़ेगी, उल्टा होता है, इधर लिख देते हैं यहाँ पे। और SO2 के कितना निकला 64 निकला था, तो 32 में कितना होता है 64, तो ये कितना हो जाएगा √2 अनुपात सोल्यूशन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 32 में 64 और 2 का पूरा बंगल तो होता नहीं है। ठीक ना, तो √2 अनुपात कितना हो जाए यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित गैसों में किसकी विसरण दर अधिकतम होगी। देखिए विसरण दर अधिकतम उसी को होगा जिसका क्या अनुभार कम होगा, क्यों ग्राहम का विसरण नियम यही कहता है कि अनुभार कम होगा तो क्या होगा विसरण गति ज़्यादा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे किसका विसरण दर किसका अनुभार कम है। तो यहाँ पे बात करते ऑक्सीजन का, तो पहला ऑप्शन क्या O2 का कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुना 2 करेंगे कितना 32 हो जाएगा। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कितना हुआ 32। ठीक ना, देखते हैं CO2 में, CO2 की तरफ निकालना चाहेंगे तो CO2 का कितना होता है 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, 16 गुना 2 करेंगे तो कितना हो यहाँ पर 16 32 + 12 कितना 44 हो गया। ठीक है 44। अब देखते हैं किसका NH3 का, देखते हैं NH3 का कितना, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, चूँकि हाइड्रोजन के 3 होते हैं 3 से गुना,
और 1 × 3 3 और 3 और 14 कितना 17 हो गया। ठीक ना, आप लोग लिख लीजिए इसको। और N2 के बाद हम बात करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, 14 × 2 कर देंगे कितना है 28 हो जाएगा। तो देखिए आपको चारों चीज़ निकल गया। चारों में देखिए अनुभार किसका कम निकला, तो चारों अनुभार जो कम निकला NH3 का निकला। तो जिसका अनुभार कम होगा उसी का विसरण दर क्या होगा, अधिक होगा, उल्टा होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विसरण अधिक ना कहा था यहाँ पे, इसलिए NH3 का अनुभार कम निकला तो इसका विसरण दर क्या हो, ज़्यादा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रत्यानुपाती होता है। देखिए दाब और आयतन जो उल्टा होता है, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो किसमें होता है, बॉयल्स लॉ में होता है। ठीक ना, किसमें होता है, बॉयल्स लॉ में। दिए गए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के दाब पर घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है, ये बॉयल्स नियम से निकलता है। आपको पता है कि दाब पर क्या, दाब बट्टे घनत्व क्या होता है, आयतन होता है। समझ क्या होता है, दाब बट्टे घनत्व क्या होता है, आयतन होता है। कैसे, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे घनत्व क्या होता है। देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व दाब बटे क्या होता है, आयतन होता है। दाब बटे क्या होता है, आयतन। अच्छा वॉल्यूम को इधर कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा P बटे कितना हो जाएगा, P बटे D हो जाएगा। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने उसका दाब क्या होगा, स्थिर ताप पर। स्थिर ताप किस में होता है, बॉयल्स लॉ में। आपको पहले बता चुके BT बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम का क्या होता है, उल्टा होता है। समझे बात को। तो यहाँ पर कह रहे गैस का आयतन कम करने उसका दाब क्या हो जाएगा। देखिए उल्टा जब होता है तो आयतन यहाँ पे कम करेंगे तो दाब ज़्यादा ना हो जाएगा। आयतन यदि कम करेंगे तो दाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। और वही आयतन को क्या करते हैं, ज़्यादा करने के दाब कम हो जाएगा। तो अगर आयतन कम करने पर, तो आयतन कम करेंगे दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना करने उसका आयतन क्या हो जाएगा। स्थिर ताप पर देखिए अभी तुरंत बताएं, यहाँ पे स्थिर ताप किस में होता है, BT में होता है। स्थिर ताप किस में होता है, BT। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, आपको पता है कि जो दाब होता है वॉल्यूम के क्या होता है, उल्टा होता है। तो कहता है दाब को तिगुना करें, दाब को तिगुना करेंगे। देखिए दाब को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, दाब को तिगुना तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जस्ट उल्टा होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो गैसों के विसरण के नियम जो प्रतिपादित किया वो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होती है। नियम किसका है, ये ग्राहम का विसरण नियम है। ये क्या कहता है, ग्राहम का विसरण नियम कहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। गैसों के विसरण दरों और उसके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही जो आंसर होगा R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, D1 नहीं उल्टा होता है ना, तो R1/R2 हाँ बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाए यहाँ पे R1/R2 क्या √of D2/D1 उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु से हल्की गैस कौन सा है। वायु से हल्की गैस अमोनिया होती हैं। आप लोग याद है कि वायु से हल्की गैस क्या होती है, अमोनिया होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। तो वास्तविक गैस होता है किस परिस्थिति में आदर्श गैस जैसे व्यवहार करते हैं। तो वास्तविक जो गैस है आदर्श गैस जैसा तभी व्यवहार करेगा जब उसका प्रेशर क्या हो, कम हो, और टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। ऑप्शन बी चलेगा ये, निम्न दाब तथा उच्च ताप, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। गैस का वाष्प घनत्व 14 अनुभार कितना होगा। देखिए गैस का वाष्प घनत्व कितना 14, अनुभार कितना होगा। तो आपको पता है कि अनुभार होता है
अनुभार बराबर जो फॉर्मूला होता है, देखिए अनुभार बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। क्या होता है, 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। तो वाष्प घनत्व कितना आपको दिया, 14 दिया है यहाँ पे, तो 2 गुना 14 करेंगे कितना यहाँ पे हो जाएगा, 28 हो जाएगा। समझे बात को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। CO2 के विसरण की गति हवा के अपेक्षा कम होती है, क्योंकि हवा क्या होती है, भारी होती है। CO2 की विसरण गति क्या होता है, हवा से कम होता है। इसका मतलब क्या है, हवा से कम है, इसका मतलब क्या है कि उसका विसरण, उस हवा से क्या वो भारी कैसे है CO2। एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 सेमी क्यूब है। आयतन 600 सेमी करने के लिए उसका तापमान कितना होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको बैठा दीजिएगा आप लोग। सवाल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे प्रेशर को चर्चा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा V1/T1 और क्या होता है V2/T2, ठीक है। यहाँ पे देखिए V1 कितना है 300 सेंटीमीटर की यहाँ पे, और T1 कितना 15 डिग्री सेल्सियस, और 15 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तब ना केल्विन चेंजिंग होगा। तो 15 + 273 जो भी आएगा यहाँ पर इसको रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मेथेन से भरे गुब्बारे को न्यूक्लियर, ये तो पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर क्या 12 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट ये क्वेश्चन है। 2 गैसीय यौगिक ए तथा बी अपेक्षित द्रव्यमान क्रमशः 2 और 32 समान दशा में एक विसरण के अपेक्षा एक विसरण बी का अपेक्षा कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 16, ये तो उल्टा होता है। यहाँ पे उल्टा जब होता है तो इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा 32 वर्गमूल फिर यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाए पे, ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा कितना पे 16 को हम लिख सकते हैं कितना, 16 में 32, 4 का क्या 16 का 4 हो जाता है, 32 4√2 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर √2 यहाँ पे, ठीक है। तो 32 को 4√2 कैसे मैंने लिखा है, तो देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, और √2 का नहीं है ना पूरा पूरा होगा, इसलिए क्या √2 में रह जाएगा। यहाँ पे √2 कट गया, कितना हो गया 4:1 हो गया यहाँ पे, तो कितना होगा ए का विसरण जो होगा बी के पीछे कितना 4 गुना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पे 4 हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से आप लोगों को लगभग 47-48 क्वेश्चन करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स भी करें, और आप लोग सब्सक्राइब भी करें, ठीक ना। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।